Today we are going to revise the chapter थ्री dimensional geometry. थ्री dimensional geometry जो चैप्टर है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्शन नंबर, सेकंड पार्ट लाइन के साथ एसोसिएटेड है एंड थर्ड पार्ट जो है प्लेन के साथ एसोसिएटेड है. डायरेक्शन नंबर जो है वो हम लोगों ने वेक्टर्स के चैप्टर में भी पढ़े हैं. डायरेक्शन नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन और एक होता है डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस बना लेते हैं और उसमें लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस और यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं x y z. ठीक है, तो पॉइंट OP का जो वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में. और अगर ये जो वेक्टर OP है ये एंगल अल्फा बना रहा है x एक्सिस के साथ, एंगल बीटा बनाता है y एक्सिस के साथ और एंगल गैमा बनाता है z एक्सिस के साथ, तो इन तीनों एंगल्स का कोसाइन दैट इज cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा एंड cos ऑफ गैमा विल सर्व एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर. ठीक है जी. और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर द पर्टिकुलर नंबर जो क्या होता है कि हमारे पास फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होते हैं. अगर डायरेक्शन नंबर वो पॉइंट हम लोगों को गिवन होते हैं, वहां से डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन रेशियो में क्या है कि सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट. लेट अस कंसीडर एक AB वेक्टर है, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है. वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर AB. तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं x2 x1, y2 y1, z2 z1. ये हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज. इसको हम लोग जनरली इस तरह की ब्रैकेट में नहीं लिखते क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करती है ये ब्रैकेट. सो या तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं या एक स्पेशल ब्रैकेट होती है, इसको इस तरह से हम लोग इस तरह की ब्रैकेट में लिखते हैं. नाउ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है ये आपस में एक क्लोजली रिलेटेड होते हैं, कांस्टेंट रेशियो के तौर पे एक्ट करते हैं. जो डायरेक्शन कोसाइन है cos अल्फा को हम लोग जनरली L से डिनोट करते हैं, cos बीटा को M से और cos गामा को हम लोग N से डिनोट करते हैं. और जो डायरेक्शन रेशियो होती है उसको स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c के साथ डिनोट किया जाता है. वेक्टर्स के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, लेकिन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1. और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में एक कांस्टेंट रेशियो बेयर करते हैं दैट इज L ओवर A is equals to M over B is equals to N over C and this is equals to something constant K. और जनरली जो ये कांस्टेंट K होता है this is given by under root of A square plus B square plus C square. मतलब क्या है जो डायरेक्शन रेशियो होती है उसके स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर रूट ले लिया जाए, वो कांस्टेंट K की रेशियो के बराबर है. So this was all about the direction cosine and direction ratios. अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग लाइन के बारे में. सेकंड टॉपिक जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में वो हमारे पास होता है लाइन. अब लाइन में हम लोगों को क्या है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. और जब भी लाइन की इक्वेशन या प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है हमारे पास हमेशा दो मेथड होते हैं, एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन में हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है, एक बार याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है दो तरीके से फाइंड आउट की जाती है. एक तो हम लोगों को एक पॉइंट गिवन होता है यानी कि वन पॉइंट इज गिवन एंड अ डायरेक्शन इज गिवन. वन पॉइंट इज गिवन एंड अ डायरेक्शन इज गिवन. सेकंड है हमारे पास टू पॉइंट्स आर गिवन. टू पॉइंट्स आर गिवन. जब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास ये दो कंडीशंस होनी चाहिए. लेट अस कंसीडर फिर से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग बात करते हैं x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. मान लीजिए आई वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन AB. तो एक चीज है कि एक तो मुझे एक पॉइंट दिया होना चाहिए, चाहे पॉइंट A दिया हो चाहे पॉइंट B दिया हो या दोनों पॉइंट्स दिए हों. मान लीजिए अगर एक पॉइंट A दिया हुआ तो मुझे इसकी डायरेक्शन दी हुई होनी चाहिए, या तो इसी की डायरेक्शन दी होनी चाहिए या इसके पैरेलल कोई लाइन है उसकी डायरेक्शन मुझे गिवन होनी चाहिए. मींस डायरेक्शन का मतलब है कि कोई ना कोई वेक्टर पैरेलल टू इट्स दिस लाइन या इसी लाइन का वेक्टर मुझे दिया होना चाहिए. और वो वेक्टर क्या एक्ट करता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. तो अब वेक्टर इक्वेशन की बात की जाए तो हमारे पास दो तरह से लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती है. एक होती है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, where a vector is any point through which the line passes and b vector is the direction ratio of the line itself या direction ratio of any line which is parallel to the given line.
तो यहाँ पे अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोग कंसीडर करें तो जनरली हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ये r वेक्टर के लिए हम लोग डिनोट करते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हम लोग पॉइंट के लिए डिनोट करते हैं। x1 y1 एंड z1 पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्लस लैम्डा टाइम a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, where a b c are direction ratios of the line itself या direction ratio of parallel line। अगर ये जो लैम्डा है हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि ये लैम्डा उसको कंपनसेट करता है। अगर तो लाइन इटसेल्फ होगा तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, अगर किसी पैरेलल लाइन पे होगी तो लैम्डा मे बी समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो दे आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इटसेल्फ होएगी तो लैम्डा की वैल्यू 1, अगर किसी दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर के दिए होंगे देन वी विल यूज इट हियर एज ओनली लैम्डा। और एक बात याद रखिएगा कि लैम्डा के साथ जो नंबर्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज एक्ट करते हैं, और जो ये पहला पॉइंट होता है ये पॉइंट जो गिवन पॉइंट होता है वो एक्ट करता है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ जाती है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को हम लोग इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर जो पैरेलल दिया हो उसको भी हम लोग इस तरह से कंपोनेंटी फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड दिस विल गिव अस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कार्टेशियन इक्वेशन। अब जब लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि उसमें वेक्टर्स नहीं होते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन हमेशा सिंपल x y और z की फॉर्म में होती है, और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की, दैट इज x minus x1 over a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c. Here a b c are direction ratios, x1 y1 z1 is the point, ठीक है। और एक बार याद रखना जब लाइन की इक्वेशन बनानी है x y और z इनके कोफिशिएंट +1 होने चाहिए, अगर +1 नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंगली रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी सो दैट कि इनके कोफिशिएंट प्लस के मान बन जाए। उसके बाद फिर हम लोग बाकी बता सकते हैं कि हमको पॉइंट क्या गिवन है या हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब अगर आप चेक करना चाहें कि ये जो वेक्टर इक्वेशन है यहाँ से ये कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनती है, तो आप ये देखिए जो ये मैंने वेक्टर इक्वेशन लिखी है इसमें i j के जो कंपोनेंट्स है हम लोग इक्वेट करते हैं। तो चेक कीजिए यहाँ क्या बनता है, x is equals to x1 plus lambda time a। चेक कीजिएगा यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। Similarly, y is equals to y1 plus lambda time b, z is equals to z1 plus lambda time c। अब यहाँ से हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनता है x minus x1 over a। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास बनता है y minus y1 over b, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो z minus z1 over c। और चेक कीजिए तीनों वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, सो आई कैन राइट इट आई like x minus x1 over a is equals to y minus y1 over b is equals to z minus z1 over c, and this all is equals to some constant lambda which is the Cartesian equation of the straight line। जनरली हम लोग ये जब इक्वेशन लिखते हैं तो is equals to lambda नहीं लिखते हैं, अदरवाइज ये एक कांस्टेंट रेशियो होती है जिसकी वैल्यू हम लोग लैम्डा के बराबर लिख सकते हैं। So this was the equation of straight line in one point and direction ratio अगर हम लोगों को गिवन है। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था कि हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बाद हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो देन हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लेट अस कंसीडर एक पॉइंट हमारे पास है a x1 y1 z1, और एक पॉइंट b मेरे पास है x2 y2 एंड z। And let us consider corresponding to point A मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं स्मॉल a के साथ डिनोट कर लेता हूँ, और जो पोजीशन वेक्टर B के अकॉर्डिंगली है उसको मैं स्मॉल b से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है जी। Then A वेक्टर will act as x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and B वेक्टर will act as x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। Now this time अगर हम लोग ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है, बेटा देखिए जब पिछला पढ़ा था तो मैंने कहा था r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर होना चाहिए। ये क्या था पॉइंट और ये क्या था डायरेक्शन रेशियो। माइंड यू कि ये b वेक्टर इस b वेक्टर के साथ जैसा नहीं है, समझ गए। यानी कि सबसे पहले मैंने पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद मैंने डायरेक्शन रेशियो लिखनी है। अगर तो मैंने लाइन AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो A के पॉइंट यहाँ पे आएंगे, अगर लाइन BA निकालनी है तो B के पॉइंट यहाँ पे आएंगे। So it will be written as r vector is equals to a vector क्या है मेरे पास x1 i cap
प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम। अब देखो यहाँ पे पिछले में जब डायरेक्शन रेशियो थे तो अब मेरे पास डायरेक्शन रेशियो नहीं है, लेकिन मेरे पास दो पॉइंट है और मैंने पहले बताया कि जब दो पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे होता है, सेकंड वन माइनस फर्स्ट वन। तो मैं यहाँ लिखूंगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। और दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। यहाँ अगर इसको वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में प्रॉपर इसी फॉर्म में लिखना है, देन इट विल बी रिटन एज r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इस तरह से लिखा जाता है। या अगर इसको इस साइड से लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम b वेक्टर माइनस a वेक्टर। दिस इज डायरेक्शन रेशियो, दिस इज द पॉइंट। तो पॉइंट को हम लोग दूसरी साइड ले जाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। अब यहां से अगर हम लोगों ने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, फिर वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 ओवर दिस टाइम x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। बेटा जी एक बात जरूर याद रखिएगा कि हमारे पास जो है नीचे डायरेक्शन रेशियो आनी चाहिए, या इन सम केसेस हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन की डायरेक्शन रेशियो के हम कांस्टेंट मल्टीपल हो सकते हैं, तो हम लोग उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x माइनस x1 ओवर l इज इक्वल्स टू y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर n। इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएगी। Next we are going to discuss the distance between two lines। अब बेटा एक बात याद रखिए, जब हमारे पास टू डायमेंशनल स्पेस आती है या टू डायमेंशनल प्लेन आता है, तो यहाँ तो दो लाइनें पैरेलल होंगी, यहाँ दो लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 0 हो जाता है, और अगर पैरेलल लाइनें होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने +1 में पढ़ा है। लेकिन अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस की। थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास दो केसेस होती हैं, या तो पैरेलल लाइंस होती हैं या स्क्यू लाइंस होती हैं। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? स्क्यू लाइंस वो होती हैं जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्ट करती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल डेमोंस्ट्रेशन। देखिए ये एक लेट अस कंसीडर स्ट्रेट लाइन है। नाउ सी हियर दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। चेक कीजिए, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में। सो सच लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइंस। तो अब अगर स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो किस तरह से कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन है पहली लाइन की, और उसके बाद r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर है। यहाँ पे a1 जो है एक पॉइंट है, a2 दूसरा पॉइंट है, मतलब दोनों लाइनें अपनी अलग-अलग हैं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो अलग-अलग हैं, दोनों के पॉइंट अलग-अलग हैं। ये दोनों लाइनें ना तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना ही ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। देन हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन? दैट d विल बी गिवन बाय, बेटा जी यहाँ पे देखिए, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस, और ये सारे का मॉडुलस। ठीक है जी। डिस्टेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये बाहर वाला जो मॉडुलस है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डिस्टेंस, और जो ये मॉडुलस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास हमेशा वेक्टर की फॉर्म में आएगा, सो वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आएगी, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आएगा, लेकिन जब ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर विल बी स्केलर क्वांटिटी, डिनोमिनेटर विल आल्सो बी स्केलर क्वांटिटी। हो सकता है कि ये दोनों स्केलर क्वांटिटी मिलके आंसर माइनस में आ जाए, तो बाहर वाला मॉडुलस साइन इसको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए याद रखिएगा, बाहर वाला मॉडुलस साइन मॉडुलस के लिए, ये मॉडुलस साइन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर के लिए है। दूसरा केस है पैरेलल लाइंस। r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 टाइम प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। यहाँ दोनों लाइनों में डिफरेंस देखिए, a1 a2 ठीक है, a1 a2 है, लेकिन यहाँ b1 b2 है, लेकिन यहाँ पे मैंने b वेक्टर ही लिखा है। b वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि पैरेलल लाइनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि दोनों बार मैंने b1 b2 लिखने की बजाय b वेक्टर लिख लिया। So in that case, what will be the formula of distance? Distance will be equals to b vector cross a2 vector minus a1 vector divided by b vector modulus।
चेक कीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो है b वेक्टर क्रॉस आएगा a2 माइनस a1 वेक्टर, लेकिन पिछले वाले में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 हम लोगों ने लगाया था। तो नीचे हमारे पास b1 क्रॉस b2 था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ b वेक्टर का मॉडुलस। अगेन ये मॉडुलस साइन पॉजिटिविटी के लिए, दिस मॉडुलस साइन इज मैग्नीट्यूड। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास फिर से आईजीए की फॉर्म में आएगा, और ये बाहर वाला मैग्नीट्यूड भी इसके लिए एक्ट करेगा। ये मॉडुलस पॉजिटिव के लिए, लेकिन ये जो साइन है यहाँ पे मॉडुलस जो है मॉडुलस के लिए भी यूज होता है और मैग्नीट्यूड के लिए भी यूज होता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है दो लाइनों के बीच में एंगल। एंगल्स जो है वो टॉपिक हमारे सिलेबस से इस सेशन के लिए रिमूव हो चुका है, एंगल बिटवीन द टू लाइन, बट स्टिल विल डिस्कस टू कंडीशंस, एक व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सेकंड व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल। और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को करके हमारे पास होती है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. Here a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction ratios या direction cosines of the two lines. Understand? जैसे वेक्टर में हम लोगों ने किया था भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं दो लाइनें परपेंडिकुलर कब है, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 है। और दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। और उसके बाद पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है बेटा जी, a1 over a2 is equals to b1 over b2 is equals to c1 over c2। मतलब क्या है कि सम कांस्टेंट रेशियो। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द लाइन सेगमेंट। प्लेन जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।